हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल LBNCC पर। मैं हूं आपके बायोलॉजी टीचर वसुधा उपाध्याय और आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी कि मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव। हम सभी जानते हैं कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। जैसा कि आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाले चैप्टर में पढ़ते हो, उसमें हमने देखा कि कई सारे ऐसे सूक्ष्म जीव हैं या ऑलमोस्ट सभी ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी जीव में, किसी न किसी ऑर्गेनिज्म में कुछ ना कुछ बीमारियां फैलाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे या माइक्रोब्स होंगे जो कि हमारे लिए सिर्फ हानिकारक ही नहीं, फ़ायदेमंद भी होते हैं। उसी की हम बात करने वाले हैं। अच्छा, एक चीज़ है, पूरे चैप्टर की अगर हम बात करें तो पूरा चैप्टर आपका 6 टॉपिक में ख़त्म हो जाता है। पहला टॉपिक है आपका घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव, यानी कि घरों में क्या क्या चीज़ जो होती है बनाने में उपयोग में आते हैं। जैसे दही हो गया, आटा हो गया, ब्रेड हो जाए, टॉडी हो जाए, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा औद्योगिक उत्पादों में किस तरीके से इनका प्रयोग होता है, इसकी बात हम करते हैं। इसके अलावा हम अगर देखें तो भाई सीवेज ट्रीटमेंट यानी कि वाहित मल उपचार में भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी हमें पढ़ना पड़ता है। साथ ही साथ बायोगैस उत्पादन में भी हमें सूक्ष्म जीव पढ़ना पड़ता है। और फिर हम आते हैं जैव नियंत्रण कारक, यानी कि बायो कंट्रोल एजेंट्स के तौर पे भी इन जीवों को उपयोग में लिया जाता है। साथ ही साथ एट द एंड हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से इन्हें बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे प्रयोग किया जाता है। तो ये पूरा आपका चैप्टर है, आप देख सकते हो, बहुत इंटरेस्टिंग है। और जितना शॉर्ट फॉर्म में हो सके मैंने ये नोट्स बनाया है, तो यहाँ पे आपके लिए बड़ा आसानी है इसको पढ़ना। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। शुरू करते हैं चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव के प्रयोग। सबसे पहला है हमारा कि भाई किस तरीके से सूक्ष्म जीवों का उपयोग हमारे रोज़मर्रा के खान पान में होता है। उसमें सबसे पहला आ जाएगा दही। दही बनाने के लिए हम लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लैप कहते हैं, इनका उपयोग करते हैं। प्रक्रिया क्या होती है अगर इसकी बात की जाए, यानी कि किस प्रोसेस से ये दूध से दही बनता है, अगर इसकी बात करें तो देखिए, दही जमाने के लिए आपने अपने घरों में देखा होगा कि मम्मी क्या करती हैं, थोड़ा सा दही लेती हैं और उस थोड़े से दही को यहाँ पे हम एक टर्म देते हैं इनोक्यूलम, या फिर हम स्टार्टर भी कहते हैं, स्टार्टर भी कहते हैं, और आम बोलचाल की भाषा में इसे हम जोरन कहते हैं। तो यहाँ पे जो भी दही है, थोड़ा सा हमने लिया है, इसको हम डाल देंगे दूध में और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोसेस की शुरुआत होगी। अब जो ये बैक्टीरियाज हैं ये तेज़ी से क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं, जो कि दूध में प्रेजेंट प्रोटीन को जमा देंगे, जिसको कि हम कोगुलेशन की प्रोसेस कहते हैं, और आंशिक रूप से इसको वो पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं, पचा देते हैं, और इस तरीके से यहाँ पे दूध से क्या बन जाएगा, दही बन जाता है। अच्छा, आप जानते हो कि दही जो होता है हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, हमारे गट हेल्थ के लिए, पेट के लिए जो दही है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ अगर आप देखो तो विटामिन B12 प्रेजेंट होती है, और ये हमारे पेट में फैलने वाली बीमारियों वाले जो भी जीवाणु हैं या फिर जो भी बैक्टीरियाज हैं उनको किल करने का काम करते हैं या उनको रोकने का काम करते हैं। तो इस तरीके से हमारे गट हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, आटा बनाने में भी इनका यूज़ किया जाता है भी। तो आप अगर जानते होंगे कि इडली या डोसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी मटेरियल होगा, जैसे चावल हो गया और वो जो एक दाल आती है, तो उस उड़द की दाल आई थिंक होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, ओवरनाइट सोक करके रखते हैं, यानी कि पानी में भिगो देते हैं। और उस दौरान वहाँ पे क्या होती है, बैक्टीरिया उत्पन्न होती हैं और यहाँ पे फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। इसी दौरान यहाँ पे फर्मेंटेशन हुई है तो डेफिनेटली CO2 भी बना रहेगा। जैसे ही हम
इन फूले हुए आटे से या जो भी बैटर है उससे अपना जो भी डिश है उसको बनाना शुरू करते हैं, तो वहाँ पे वो पफ्ड अपीयरेंस आएंगी, यानी कि फूला हुआ अपीयरेंस इनमें आती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CO2 गैस उत्पन्न हुआ था और इसके कारण यहाँ पे आटे में फूला हुआ हमें दिखना शुरू होता है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहाँ पे सूक्ष्म जीव हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। दूसरी बात करें हम ब्रेड बनाने के लिए, तो ब्रेड बनाने के लिए जो सैक्रोमाइसिस सेरेविसी है, यानी कि जो ईस्ट है, इसका हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे ये फिर से वही कहानी कि किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस करेंगे और उस तरीके से यहाँ पे ये क्या होता है, ब्रेड बनाने में उपयोग होते हैं। एक आपका आता है टोडी, यानी कि जिसे हम ताड़ी या टोडी कहते हैं। ये दक्षिण भारत में एक पारंपरिक पेय होता है जिसे कि ताड़ या फिर पाम के रस से बनाया जाता है। जो पाम का रस होगा या ताड़ का जो रस होगा उसमें फर्मेंटेशन कराया जाता है और यहाँ पे टॉडी आपका बनाया जाता है। तो इस तरीके से हम टॉडी बनाने के लिए भी माइक्रोब्स का यूज़ कर रहे हैं। फिर हम आते हैं चीज़ की अगर बात करी जाए तो चीज़ बनाने में भी अलग अलग जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें स्वाद की और बनावट की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलग अलग जो भी माइक्रोब्स यूज़ करे जा रहे हैं उन पे डिपेंड करता है कि स्वाद कैसा आएगा और बनावट इसकी या टेक्सचर इसकी कैसी होगी। इसकी अगर बात हो ही रही है तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्विस चीज़ की। स्विस चीज़ की अगर बात की जाए तो इसको बनाने के लिए प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मानी का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे स्विस चीज़ बनाते हैं। जब यहाँ पे ये बैक्टीरिया की बात हो रही है तो ये क्या करते हैं भाई, ये CO2 जो भी चीज़ बनाने की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उस दौरान CO2 बनाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखो तो चीज़ जो होता है, कुछ चीज़ में बड़े बड़े छिद्र होते हैं या फिर होल्स होते हैं। लाइक अब अगर आप टॉम एंड जेरी कभी देखे होंगे तो उसमें जो चीज़ होता है, जेरी को पसंद है, वो क्या होता है, उसमें ऐसे पोर्स होते हैं बड़े बड़े। वो क्यों बना? क्योंकि यहाँ पे CO2 आपका अधिक मात्रा में बन गया था। तो इस वजह से क्या होता है, ये आपका इस तरीके से स्विस चीज़ बनाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें रॉकफोर्ट चीज़ की, तो रॉकफोर्ट चीज़ जो है एक फंजाई पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई से बनता है और ये क्या करते हैं, ये भी एक विशेष तरीके का स्वाद यहाँ पे बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारे नॉर्मल घरों में भी माइक्रोब्स का प्रयोग किया जाता है। एक पार्ट हमने ख़त्म कर लिया। मूव करते हैं सेकंड टॉपिक पे कि किस तरीके से इनका औद्योगिक उत्पादों में यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में प्रयोग किया जाता है। अब आपको पता है कि अगर हम घरों में कुछ थोड़ी मोड़ी चीज़ें बनाते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास छोटे छोटे बर्तन होते हैं। लेकिन अगर हम बड़े पैमाने पर उत्पादन की बात करते हैं और पूरे जो भी डिमांड्स हैं लोगों की उसे मीट करते हैं, पूरी करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो बर्तन होंगे वो भी बड़े बड़े होते हैं जिसे कि हम फर्मेंटर कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्मेंटर का यूज़ किया जाता है औद्योगिक उत्पादों के लिए। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे फर्मेंटेड बिवरेज यानी कि किण्वित पेय पदार्थ। जो किण्वित पेय पदार्थ होता है या फिर फर्मेंटेड बिवरेजेस होते हैं, इनकी अगर बात की जाए तो देखो बहुत शॉर्ट में हमें पढ़ना है क्योंकि क्वेश्चन भी आपसे यही इतने ही पूछे जाएंगे। आपसे पूछ लेगा कि फर्मेंटेड बिवरेजेस के लिए कौन सा सूक्ष्मजीव उपयोग में आता है, तो क्या हो जाएगा, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, या फिर आपसे इसको हम ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। देखिए अब पहले इसके बारे में हम जान लें, फिर एक और मैं पॉइंट आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे बिवरेज, इस तरीके के जो किण्वित बिवरेजेस होते हैं, इनको बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस सेरेविसीज का यूज़ किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार के ईस्ट होते हैं और चूँकि यहाँ पे हम बिवरेज बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो इनको हम क्या कहेंगे, ब्रीवर्स ईस्ट भी कहते हैं। प्रक्रिया क्या है
कि अनाजों या फिर जो फल है उसके रसों को फर्मेंट किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें इथेनॉल आपका बन जाएगा और इस तरीके से इन जो बिवरेज होंगे उनको बनाया जाता है। अब प्रकार की बात करें तो कुछ ऐसे बिवरेज होते हैं जो विदाउट डिस्टिलेशन बनाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो कि डिस्टिलेशन करके बनाए जाते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखना है, वाइन जो होता है, बियर जो होता है, ये आपके विदाउट डिस्टिलेशन बनाए जाते हैं और विस्की, ब्रांडी, रम ये क्या होते हैं, डिस्टिलेशन के द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे हम सैकेरोमाइसिस सेरेविसी से बिवरेज भी बना रहे हैं, फर्मेंटेड बिवरेज भी बना रहे हैं। और दूसरी बात, जहाँ हम ब्रेड की बात कर रहे थे यहाँ पे भी इनका प्रयोग किया जा रहा था। यानी कि अगर हम इनसे बिवरेज बनाते हैं तो ब्रीवर्स ईस्ट कहते हैं और अगर हम ब्रेड बनाते हैं तो बेकर्स ईस्ट कहते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बी, प्रतिजैविक या फिर एंटीबायोटिक्स। तो जो सूक्ष्म जीव हैं, कुछ ऐसे आपके सूक्ष्म जीव हैं, याद हो अगर आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे, सेकंड चैप्टर में भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक खोज की थी जिसमें इन्होंने पाया था कि जब हम यहाँ पे कुछ जीवाणुओं को उत्पन्न कर रहे थे, इनकी कल्चरिंग कर रहे थे, तो यहाँ पे गलती से कहीं कुछ जगह छूट गई थी, जिसकी मदद से जो पेनिसिलियम नोटेटम है, यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है पेनिसिलियम नोटेटम जो है, ये क्या थे, ये यहाँ पे एंटर हो जाते हैं और ये अपनी संख्या यहाँ बढ़ाना शुरू करते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये एक ख़ास तरीके के केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये जो जीवाणु थे इनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ से जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, इन्होंने खोजा कि इस तरीके से भी हम बैक्टीरिया को रोक सकते हैं, मार सकते हैं। तो यहाँ से ये चीज़ शुरू हुई बनानी या फिर खोजी गई। तो वही चीज़ यहाँ लिखी है कि ये सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाए गए रासायनिक पदार्थ हैं जो कि बीमारी फैलाने वाले अन्य सूक्ष्म जीवों को मारते हैं। पहला जो एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, वो पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा बनाया गया था। और किसके द्वारा बनाया गया था भी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजा था। बाद में जो अर्न्स्ट चेन और हावर्ड फ्लोरे हैं, इन्होंने एक पोटेंशियल एंटीबायोटिक बनाई और फिर यहाँ पे जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, खूब इस्तेमाल इसका किया गया था। और इस वजह से जो फ्लेमिंग और जो अर्न्स्ट चेन हैं, जो आपके फ्लोरे थे, इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है 1945 में। तो इस तरीके से क्या था, ये हमारे उपयोग में आते हैं। यहाँ पे भी हमने देखा कि किस तरीके से फंजाई जो है, नाम क्या है, पेनिसिलियम नोटेटम, ये हमारे लिए उपयोग में आता है, यानी कि हमारे लिए हानिकारक नहीं है, फ़ायदेमंद है। चलिए अगला हम देखते हैं रसायन, एंजाइम और अन्य अणु, यानी कि केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसको मैंने चार्ट के टेबल के फॉर्म में बना दिया है ताकि आसानी से आप यहाँ पे पढ़ सको। सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बनिक अम्ल की। एक तरफ देखो तो जो श्रेणी है, क्या बनाया जा रहा है, इसकी बात हो रही है, किससे बनाया जा रहा है, उत्पाद की बात हो रही है, और यहाँ पे स्रोत क्या है, यानी कि यहाँ पे हम इनकी श्रेणी ले रहे हैं, यहाँ पे उत्पाद लिया जा रहा है और यहाँ पे किससे बनाया जा रहा है, कौन से सूक्ष्म जीव हैं, स्रोत क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले कार्बनिक अम्ल की बात करेंगे तो जो सिट्रिक एसिड होता है, ये आपका एस्परजिलस नाइजर से बनाया जाता है, जो कि क्या है, कवक है, यानी कि फंजाई है। फिर बात करते हैं हम एसिटिक एसिड की। तो जो एसिटिक एसिड होता है, ये एसिटोबैक्टर एसिटाई से, जो कि एक बैक्टीरिया है, इससे बनाया जाता है। फिर आता है आपका ब्यूटरिक एसिड, और ब्यूटरिक एसिड जो है ये आपके बैक्टीरियम से बनते हैं, नाम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटेरिकम। फिर आते हैं भाई हम लैक्टिक एसिड पे, और लैक्टिक एसिड जो है भाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या फिर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं एंजाइम की। एंजाइम जो लाइपेज है,
ये भी आपका बनाने के लिए जो जीव हैं उनका प्रयोग किया जाता है, या फिर पैक्टिनेस प्रोटीएज भी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो हैं ये भी आपके बनाए जाते हैं जीवों को, जो सूक्ष्म जीव हैं उनसे। और कौन से सूक्ष्म जीव से स्ट्रेप्टोकाइनेज आपके बनाए जाते हैं? तो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ये तो बात हो गई हमारी। दूसरी बात कि जो जैव सक्रिय अणु हैं इसमें अगर देखा जाए तो साइक्लोस्पोरिन ए जो होता है ये आपके ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम यानी कि एक प्रकार के ये कवक हैं, इनसे बनाया जाता है। और फिर आते हैं भाई स्टेटिन्स। स्टेटिन्स जो हैं ये आपके मोलस्कस प्यूरप्यूरियस से यानी कि एक प्रकार के ये ईस्ट हैं, इनसे बनाया जाता है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे, एक चीज़ और है, यहाँ पे हमने क्या लिया है, श्रेणी उत्पाद की क्या चीज़ बनाई जा रही है, और यहाँ पे हमने स्रोत यानी कि सूक्ष्म जीव कौन से प्रयोग किए जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं। और फिर हम यहाँ पे उपयोग या फिर महत्व जो होता है उसकी बात करते हैं। तो एक्चुअली ये जो टेबल था मुझसे बन नहीं रहा था, तो मैंने इसको हाफ पार्टीशन करके और कुछ ऊपर और कुछ यहाँ पे नीचे टेबुलर फॉर्म में लिख लिया है। तो आप इसको क्या करोगे, आप इसको जब नोट्स बनाओगे आप, तो सूक्ष्म जीव जो है इसके ठीक बगल में यहाँ पे लिखोगे। चलिए, तो इस तरीके से आपका नोट्स बनना चाहिए। अब आते हैं भाई, जो सिट्रिक एसिड होता है इसका प्रयोग क्या किया जाता है। तो सिट्रिक एसिड का हम प्रिजर्वेटिव या परिरक्षक के तौर पे उपयोग करते हैं। साथ ही साथ जो एक काम करते हैं, इसको इरेज कर लिया जाए। चलिए, साथ ही साथ जो आपके एसिटिक एसिड होते हैं ये सिरका बनाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें ब्यूट्रिक एसिड की, तो ब्यूट्रिक एसिड जो है मक्खन जैसी गंध यहाँ पे बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड है इनका हम प्रयोग करते हैं दूध से दही बनाने के लिए। फिर हम आते हैं एंजाइम में। एंजाइम जैसे कि लाइपेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो डिटर्जेंट में प्रयोग किया जाता है ताकि तेल के जो धब्बे होते हैं उसे हम, या दाग जो होते हैं उसे हम हटा सकें। फिर हम पैक्टिनेज और जो प्रोटीएज हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पे पैक्टिनेज और प्रोटीएज का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो जो बंद बोतल होती हैं उनमें जो जूस होते हैं उनके क्लैरिफिकेशन के लिए या फिर सफाई के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। वहीं जो स्ट्रेप्टोकोकस से हम बनाते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम, इनका हम प्रयोग किस लिए करते हैं भाई, तो इनका प्रयोग होता है क्लॉट बस्टर के लिए। क्लॉट बस्टर जो हार्ट अटैक के मरीज़ होते हैं, इनमें जो नसों में थक्के बन जाते हैं खून के, उसे हटाने के लिए यूज़ किया जाता है और इसे कहा जाता है क्लॉट बस्टर। चलिए, फिर आगे हम बढ़ते हैं। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से आपका क्या, यहाँ पे हमने देखा था कि साइक्लोस्पोरिन ए बन रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका प्रयोग किस लिए किया जाता है, इनका प्रयोग हम अंग प्रत्यारोपण यानी ऑर्गेन जो ट्रांसप्लांट होता है उस दौरान हम करते हैं। किस लिए, तो देखिए हमारा जो शरीर है उसमें इम्यून सिस्टम कोई भी फॉरेन पार्टिकल, चाहे वो ह्यूमन बॉडी का पार्ट ही क्यों ना हो, अगर हमारे बॉडी का नहीं है तो उसके अगेंस्ट हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाती है। अब जो भी मरीज़ है उसके शरीर में हम अंग प्रत्यारोपण कर रहे हैं यानी कि ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, तो इस दौरान जो इम्यून सिस्टम होती है उसे सप्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसका यूज़ करते हैं, यानी कि इनको हम इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट के तौर पे भी यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या, कौन सा, तो यहाँ पे हो जाएगा साइक्लोस्पोरिन ए। इसके अलावा जो स्टेटिन है इसको हम यहाँ पे जो रक्त में या जो खून में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाने वाले कारक होते हैं उसको कम करने के लिए भी हम इनको यूज़ करते हैं। तो ये था हमारे कुछ
ऐसे हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण चीज़ें या महत्वपूर्ण आपके उत्पाद जो कि बनाने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग कर रहे हैं। अगला हम टॉपिक देखें तो यहाँ पे अब हम पढ़ने वाले हैं कि भाई जो वाहित मल है इसमें किस तरीके से इनका उपचार किया जाता है। तो यहाँ पे जो वाहित मल है इसके उपचार की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उपचार के लिए प्लांट बनाया जाता है जिसे हम कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, और 2 चरण में जो ये उपचार है इसको परफॉर्म किया जाता है। पहला जो चरण है इसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं, या फिर जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है इसके नाम से भी जाना जाता है, या इसको हम फिजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक उपचार या फिर सेकेंडरी या बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। जो पहला आपका प्रोसेस होता है इसमें बेसिकली हम फिजिकली जो भी कचरे हैं पानी में प्रेजेंट है, बड़े छोटे कचरे, इसको हटाने की बात करते हैं, यानी कि भौतिक रूप से कचरे को हटाने की प्रक्रिया होती है, और इस वजह से फिजिकल ट्रीटमेंट के नाम से भी इसे हम जानते हैं, यानी कि भौतिक प्रक्रिया के नाम से भी या भौतिक उपचार के नाम से भी इसे जाना जाता है। सबसे पहले हम करते क्या है कि पानी को फिल्टर करके फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करेंगे और इसमें जो भी तैरते हुए कूड़े कचरे हैं इसको हटाया जाएगा। फिर हम अवसादन करते हैं यानी कि सेडिमेंटेशन करते हैं, और इसमें क्या हो जाएगा, जो भी मिट्टी और कंकड़ हैं, छोटे छोटे पत्थर हैं, वो नीचे बैठ जाएंगे। अगर हम ये एक बर्तन बना लेते हैं और यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा, गंदा पानी है, सीवेज है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेडिमेंटेशन करने के बाद सारे जो मिट्टी कंकड़ पत्थर है ये सभी के सभी नीचे बैठ जाएंगे और ऊपर ये सिर्फ पानी रह जाएगा। नीचे जो ये आपका बैठा जमा हुआ ठोस है इसे हम प्राइमरी स्लज कहते हैं, और जो ऊपर आपका पानी है उसे हम प्राइमरी इफ्लुएंट या नॉर्मली इफ्लुएंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या होता है, ये प्राथमिक आपका चरण होता है उपचार का। अब हम बात करेंगे द्वितीयक उपचार। द्वितीयक उपचार जो होता है इसमें अभी जो हमने देखा था कि यहाँ पे सेडिमेंटेशन यानी कि अवसादन किया गया, और नीचे क्या था, नीचे आपके ठोस जमा हो गए जिसमें कि मिट्टी है, कंकड़ है, छोटे छोटे पत्थर हैं, और ऊपर आपका पानी रह गया। तो इसी पानी को अब आगे की ओर उपचार के लिए लिया जाता है। इसको क्या किया जाएगा, इसको हम एरेशन टैंक में डाल देते हैं। बड़े से एरेशन टैंक में हम क्या करेंगे, इसको डाल देंगे, पानी को डाल देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लगातार हवा दी जाती है। अब हवा की वजह से जो ये इस तरीके से आप समझो कि इसको हमने भेज दिया एक दूसरे बड़े से टैंक में, नाम दे दिया गया एरेशन टैंक। अब जो ये एरेशन टैंक है इसमें जाने के बाद लगातार यहाँ पे क्या हो रही है, हवा दी जा रही है, और इसी वजह से इसका नाम ही क्या पड़ गया, इसका नाम पड़ गया इसका नाम क्या पड़ जाता है, अगर इसकी बात करें तो इसको हम बोल देते हैं एरेशन टैंक। तो एरेशन टैंक में डालने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब चूँकि लगातार हवा दी जा रही है तो इस तरीके के फ्लॉक्स बन जाते हैं, यानी कि मैश लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, जाले जैसी संरचना बन जाती है। और इस संरचना की बात करें तो क्या कहा जा रहा है, इसे हम फ्लॉक कह रहे हैं। ये जो फ्लॉक होता है ये फंजाई और बैक्टीरिया एक साथ ग्रो करना शुरू कर देते हैं और इसी को कहा जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे इनकी उत्पन्न होने की प्रक्रिया शुरू होती है, यानी कि जो प्राथमिक उपचार है ये तो हो चुका है, और इस प्राथमिक उपचार में जो ऊपर तैरता हुआ पानी है इसको हम क्या करते हैं, बड़े से एरेशन टैंक में डालते हैं। और एरेशन टैंक नाम इसका इसलिए है क्योंकि लगातार यहाँ पे हवा दी जा रही है। अब इसकी वजह से चूँकि हवा लगातार दी जा रही है, यहाँ पे फ्लॉक्स यानी कि बैक्टीरिया और कवक के जाले बनने शुरू हो जाते हैं, काफ़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है।
ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो पानी में मौजूद हैं, ये आपके जो पानी में मौजूद कार्बनिक पदार्थ है इसको खाना शुरू कर देते हैं और ख़त्म करना, गंदगी को साफ करना शुरू करते हैं। अब चूंकि इस प्रोसेस के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और इस वजह से जो पानी में डिज़ोल्व फॉर्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसको प्रयोग किया जाता है और ये होता है, कहलाता है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब याद रखना है, जितना ज़्यादा गंदा पानी होगा उतनी ही ज़्यादा सफाई चाहिए और उतना ही ज़्यादा ऑक्सीजन भी आपका क्या होता है, यूज़ किया जाता है। और इस वजह से बीओडी जो हो जाएगा, इधर मैं लिख देती हूँ, बीओडी जो होता है वो भी आपका ज़्यादा होता है, यानी कि जितना पोल्यूटेड वाटर है, जितना गंदा पानी, उतना ही ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, बीओडी होता है। चलिए, तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाती है। अब जैसे ही बीओडी कम हो जाता है तो फ्लॉक्स क्या हो जाएंगे भाई, नीचे बैठ जाएंगे। क्या कहा जा रहा है कि अभी ये पूरे ही पानी में क्या प्रेजेंट है, फ्लॉक्स इधर उधर प्रेजेंट है, लेकिन जैसे ही ऑक्सीजन कम होनी शुरू हो जाती है, यानी कि पूरा ऑर्गेनिक मटेरियल इन्होंने एक तरीके से कहें तो खा कर ख़त्म कर दिया है। तो अब यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो है नहीं कुछ पचाने को या फिर खाने को या फिर ख़त्म करने को। तो यहाँ पे क्या होता है, अब ये धीरे धीरे नीचे बैठने शुरू हो जाते हैं और अब इन्हें हम क्या कहेंगे, एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं। क्या कहा जाएगा, एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। तो जब वही चीज़ लिखी हुई है कि जब बीओडी कम हो जाता है तो फ्लॉक्स नीचे बैठ जाते हैं और इसी को क्या कहा जाता है, सक्रिय अपंग या फिर एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। अब एक चीज़ बताइए कि ये भाई पानी की सफाई हो रही है, चलो ठीक है, उसमें हम इनका यूज़ कर रहे हैं, कवक का जो बैक्टीरिया है इनका प्रयोग किया जा रहा है फ्लॉक के रूप में, लेकिन ये भी तो हमारे लिए हानिकारक है ना, तो इन्हें भी हम नहीं रख सकते हैं। तो अब अगली प्रोसेस शुरू की जाती है। अब क्या हो जाएगा कि इन्हें डाला जाएगा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। पहले हमने कहाँ डाला था, नॉर्मली हमने प्राथमिक उपचार किया था, उसके बाद एरेशन टैंक में डाला इसको। एरेशन टैंक में ये प्रक्रिया हुई और फिर हम डाल रहे हैं एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में। यानी कि यहाँ पे एनारोबिक है ना, एरोबिक में हवा था, एनारोबिक में क्या हो जाएगा, हवा नहीं रहेगा, यानी कि इनको हवा नहीं दिया जाएगा। तो ये स्लज को बड़े से टैंक में डाला जाता है जहाँ कि अवायवीय यानी कि एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं और ये इन फ्लॉक्स को पचाने का काम करते हैं। और इसी दौरान क्या होता है, बायोगैस भी उत्पन्न होता है, जैसे कि CH4, जैसे कि आपका H2S हो जाएगा, CO2 हो जाता है। तो ये क्या होते हैं, बायोगैस यहाँ पे उत्पन्न होता है। यानी कि आप देख पा रहे हो कि एक ही प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं कि सीवेज ट्रीटमेंट का भी काम हो जा रहा है और दूसरा बायोगैस भी उत्पन्न हो रहा है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं। अब अगर आपने देखा हो तो बैक्टीरिया भी और फंगस जो हैं, फंगाए या फंजाए, वो आपके यहाँ पे भी उपयोग में आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इसे इरेज कर लें, थोड़ी सी सफाई कर लें यहाँ पे, फिर आगे बढ़ते हैं बच्चे। चलिए, यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब चलिए, तो ये चीज़ हो गई। यहाँ पे अगर देखो तो एक तो हम फ्लॉक्स के रूप में जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जा रहा है, यहाँ पे हम फ्लॉक्स के रूप में बैक्टीरिया और कवक को यूज़ कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जीवों को यूज़ किया जा रहा है। और इसी जीवों के प्रयोग की वजह से इस प्रोसेस को, इस उपचार के चरण को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है। दूसरी बात कि यहाँ पे इनको भी मारने के लिए हम, ये चूँकि एरोबिक है ना, हवा के प्रेजेंस में उत्पन्न हो रहे हैं, जिन अपनी जीविका दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, एरोबिक हो जाएंगे। और इनको पचाने के लिए, मारने के लिए एनारोबिक जो बैक्टीरियाज होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। और इस तरीके से क्या होते हैं, इस तरीके से ये पूरी प्रोसेस चलती है। एक और चीज़ है, जो ये फ्लॉक्स होते हैं इनको थोड़ा सा रख लिया जाता है, बाकी सबको मार दिया जाता है। थोड़ा सा क्यों रखा जाता है, ताकि वापस से जब ये प्राइमरी ट्रीटमेंट हो जाए और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की शुरुआत हो तो एरेशन टैंक में हम इन्हीं को डाल करके और जो फ्लॉक्स हैं उन्हें उत्पन्न कराएं। जैसे दही बनाने के लिए थोड़ा सा दही डाला जाता है, वैसे ही फ्लॉक्स बनाने के लिए थोड़ा सा फ्लॉक्स डाल दिया जाता है एरेशन टैंक में। और इस तरीके से ये सीवेज ट्रीटमेंट पूरा चलता है।
चलिए अब हम बात करेंगे बायोगैस किस तरीके से उत्पन्न किया जाता है। तो बायोगैस जो होता है ये गैसों का मिश्रण होता है और मुख्य रूप से इसमें मीथेन पाया जाता है। बनेगा कैसे? तो सूक्ष्म जीवों द्वारा बनाई जाती है। जो मिथेनोजेंस होते हैं ये आपके अवायवीय बैक्टीरिया हैं और ये सेलुलोज को पचा करके मीथेन बनाने का काम करते हैं, मीथेन गैस बनाने का काम करते हैं। यानी कि उदाहरण क्या हो जाएगा? मिथेनोबैक्टीरियम हो जाएंगे। अब स्पेशली ये जो मवेशी होते हैं, इन जानवरों के र्यूमेन में एक पेट का चूंकि एक हिस्सा है, ये आप जानते होंगे, तो इसमें ये पाए जाते हैं। और ये मवेशी जो होते हैं ये सेलुलोज खाते हैं, यानी कि घास फूस खाते हैं। अब इस दौरान क्या हो जाएगा? उस घास को या उन प्लांट्स को पचाने के दौरान ही जो सेलुलोज होता है उसको पचा करके और मीथेन गैस बना देते हैं। और इस तरीके से क्या हो जाता है? इस तरीके से यहाँ पे गोबर गैस गोबर में इनके क्या होगा? मीथेन पाया जाएगा और वहाँ से उन गोबर का यूज़ करके और हम गोबर गैस बनाते हैं। ठीक है, यानी कि बायोगैस या फिर गोबर गैस जो होगा काउ डंग से या फिर जो ये एनिमल्स होते हैं इनके डंग से बनाने का काम होता है। अब जो ये तकनीकी है सबसे पहले भारत में किसने विकसित की, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो IARI और KVIC इनके द्वारा, ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इनके द्वारा यहाँ पे क्या होता है? ये तकनीकी को विकसित किया गया। चलिए लास्ट हम बात करेंगे, लास्ट हमारे 5th टॉपिक की, जैव नियंत्रण कारक, यानी कि किस तरीके से हम बायो कंट्रोल एजेंट के तौर पे भी इनका प्रयोग करते हैं। तो जो रासायनिक कीटनाशक है उसके बिना भी फसल आपकी बचाई जा सकती है बीमारियों से और कीड़ों से। कैसे? तो एक होते हैं आपके बैसिलस थ्यूरिंजिएंसिस, इनके सूखे जो बीजाणु हैं उनको हम चूँकि मार्केट में आते हैं पैकेट्स में, तो उसको हम खरीद करके पानी में मिला लेते हैं और पौधों के ऊपर छिड़काव कर देते हैं। अब इससे क्या हो जाएगा? जो कीड़े होंगे, कैटरपिलर है, ये इसे जब खाएंगे तो उसके पेट में जा कर के, अभी ये क्या थे? बाहर, शरीर के बाहर, जब तक कैटरपिलर के शरीर के ये बाहर थे तब तक ये इनएक्टिव स्टेट में थे, यानी कि निष्क्रिय थे। लेकिन जैसे ही पेट में जाते हैं और एसिडिक मीडियम से मिलते हैं तो ये वहाँ जा कर के क्या हो जाते हैं? सक्रिय हो जाते हैं और इस वजह से शरीर में जहर की वजह से जो कीट है वो मर जाते हैं। और ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे काम करने का इनका एक तरीका होता है, इससे हम बचाव कर लेते हैं अपने फसलों की। सेकंड है आपका ट्राइकोडर्मा। भाई ट्राइकोडर्मा भी जो आपके फंजाई हैं ये जड़ों में पाए जाते हैं, है ना। और जो भी पौधे हैं उनको बीमारियों से बचाने का काम करते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएंगे? ये तो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। थर्ड होता है बैक्यूलो वायरस। बैक्यूलो वायरस है, ये आपके क्या करेंगे? कीड़े और आर्थ्रोपोड्स पर हमला करते हैं, यानी कि इनको ख़त्म करने का काम करते हैं। ये काफ़ी स्पेसिफिक होते हैं, जो नेचर है इनकी स्पीशीज़ स्पेसिफिक होती है, यानी कि ये कुछ ही स्पीशीज़ पे क्या करते हैं? खात्मा करते हैं, हमला करते हैं। ठीक है, और इस वजह से ये दूसरे अन्य जो जीव हैं, पशु पक्षी हैं या जो भी पौधे हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। और इस वजह से इनको यूज़ किया जाता है IPM, यानी कि इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए। चलिए, तो ये चीज़ हमारी यहाँ पे हो जाती है। अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की। लास्ट टॉपिक है हमारा कि किस तरीके से हम इनको बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं भाई? कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि मिट्टी की पोषक तत्व को बढ़ाते हैं, गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरिया, कौन सा? राइजोबियम। ये लेग्यूम्स के जड़ों में रहते हैं और सिम्बायोसिस दिखाते हैं और इस तरीके से वहाँ रह करके और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का या फिर स्थिरीकरण का काम करते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? जो मिट्टी है उसकी पोषक तत्व को बढ़ा रहे हैं और पौधे को भी फायदा हो रहा है। ये चीज़ हो जाएगी। दूसरी बात एजिटोबैक्टर और यहाँ पे एजोस्पाइरलम है, ये भी बड़े ही काम के हैं। ये मिट्टी में स्वतंत्र रूप से वैसे रहते हैं लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और इस तरीके से वहाँ पे मिट्टी के गुणवत्ता को बढ़ाने में योगदान देते हैं। दूसरा जो है कवक, यानी कि माइकोराइजा। अब स्पेशली कवक के कुछ आपके जो ग्लोमस होते हैं ये क्या करते हैं भाई? पौधों के जड़ों के साथ रहते हैं और सहजीविका जीविका यहाँ पे दिखाते हैं।
ये मिट्टी में फास्फोरस सोख करके पौधों को देंगे और जड़ों को बीमारियों से बचाते हैं। यानी कि एक तरीके से मिनरल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं और साथ ही साथ बीमारियों से बचाने का भी काम हो रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, इस तरीके से ये बायो फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। तीसरा है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के उदाहरण है नॉस्टा कैनाबिना ऑसिलेटोरिया। इनका यूज़ किया जाता है धान की खेती के दौरान। इनको मुख्य रूप से जो बायो फर्टिलाइज़र है उसके तौर पे यूज़ किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। तो इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को पढ़ लिया है और मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। बट स्टिल अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है, कुछ ना समझ में आया हो, आप कमेंट कीजिए, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक या नए चैप्टर के साथ। टिल देन, थैंक यू।